नमस्कार, अंडर द ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट करें और किस तरीके से हम अपने शरीर को जो वायरस अटैक है, बैक्टीरियल अटैक है, उससे हम कैसे बचाए रखें। और कोविड पैंडेमिक के समय में तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आज हम विस्तार से इम्यूनिटी बूस्टिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उसके कई उपायों को जानने जा रहे हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो इस चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति थवाइत, जो छत्तीसगढ़ से आज हमारे साथ हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और ये हमें बताएंगे कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन उपलब्ध हैं। डॉक्टर श्रुति थवाइत अभी गांव गांव जाकर लोगों को जो नेचुरल हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से कोविड पैंडेमिक के समय में अपने आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, कौन से मेडिसिन लेनी है। और साथ में हमारे साथ मिताली जी हैं, जो अंडर द ट्री की फाउंडर हैं और अंडर द ट्री के माध्यम से वो कई वर्षों से गांव गांव जाकर और महिलाओं और बच्चों के बीच में विशेषकर वो न्यूट्रिशन के बारे में जन जागरण का काम कर रही हैं। तो आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मिताली जी, पहला प्रश्न आपसे कि ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अक्सर हम बातें तो करते हैं, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम वर्क कैसे करता है? जी हाँ, ये इम्यूनिटी सिस्टम जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारे शरीर में प्रकृति के द्वारा ऑलरेडी दी गई है। ये एक ऐसी शक्ति है जो कि बाहरी जितने भी आक्रमण होते हैं हमारे शरीर में बैक्टीरिया या वायरसेस नामक दुश्मनों के द्वारा, ये कुछ सेल्स होते हैं डेडिकेटेड इनके साथ फाइट करके इनको शरीर के अंदर एंटर करने से रोकने के लिए। और ये ठीक उसी तरह जैसे कि आप समझ लीजिए बॉर्डर पर सेना तैनात है अंदर बाहरी ताकतों को आने से रोकने के लिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर का यही मैकेनिज्म है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं, बावजूद इन सेल्स के फाइट करने के एंटर कर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये दूसरा सिस्टम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, एंटीबॉडीज आजकल बहुत चर्चा में भी रहता है एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज वही है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो दूसरा सिस्टम तुरंत इनको तैयार करना शुरू कर देता है और ये उन जो जर्म्स है उनके साथ फाइट तब तक करता है जब तक वो उनको खत्म न कर दे। और यही अल्टीमेट होता है जो कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है, यही एंटीबॉडीज ही अल्टीमेट होता है। और ये दोनों चीजें मिलकर एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, जो इम्यून सेल्स और ये एंटीबॉडीज मिला के कंप्लीट सिस्टम तैयार होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं अपने बॉडी का। जी हाँ। जी, बहुत अच्छा आपने बताया मिताली जी। डॉक्टर श्रुति, हम इम्यून सिस्टम की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बल कहा जाता है, जैसा और कई प्रकार के इम्यून सिस्टम की बात आयुर्वेदिक सिस्टम में की गई है, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सिस्टम में है। जैसे सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, जैसे आपने बताया कि इम्यूनिटी को आयुर्वेद में जो है बल कहा जाता है और उसमें 3 प्रकार के बल जो है मेन बताए गए हैं। उसमें सहज बल जो होता है वो जो है जो नेचुरल ऑकरिंग रहता है, जो बाय बर्थ रहता है और वो रहता है, डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स का कैसे है और आपके मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में कैसे माँ का आहार विहार रहा है, उस आधार पे आपका जो है नेचुरल जो सहज बल जो बाय बर्थ रहता है वो रहता है। दूसरा रहता है कालज, जो कालज बल है वो मतलब बाय या तो एज के हिसाब से रहता है, जैसे बचपन में जो इम्यूनिटी रहती है वो कम रहती है, फिर यंग होती है तो बाय एज के कारण उनकी इम्यूनिटी है जो बढ़ती जाती है। फिर जैसे ही ज्यादा एज के होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो ये जो है कालज है, इसको इसमें बोलेंगे।
और दूसरा कालज आपका मौसम के हिसाब से भी रहता है, जैसे कि आपका ठंड के समय में जो है आपकी हेमंत ऋतु जो रहती है, तो उस समय आपका जो शरीर का बल है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन गर्मियों में और खासकर अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें जो आपका बल है वो काफ़ी कम हो चुका रहता है। तो इसकी काफ़ी डिटेल विवेचना है, बट यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल नहीं बोलेंगे। और तीसरा जो है जिसके बारे में आज हम यहाँ बात करना चाहते हैं, वो है आपका युक्तिज या युक्तिकृत बल जो है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम अपनी कोशिशों से उसको पाते हैं, उसको अपन बोलेंगे कि युक्तिकृत, अपनी युक्ति से जो अपन उसको पाते हैं, उसको बोलते हैं युक्तिकृत। तो इसमें जो आज के उसमें ज़माने में जो वैक्सीनेशन है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। पर क्योंकि आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें ये बताऊँगी कि अपना युक्तिकृत में अपना मेन जो है डाइट है, जो अपन अगर अच्छा आहार अपना रखते हैं, आहार विहार रखते हैं, तो वो आपका इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। दूसरा जो है रसायन है, रसायन जो है एक बहुत ही विस्तृत आयुर्वेद में इसके बारे में भी बताया गया है। तो अगर रसायन का सेवन कोई करता है, आजीवन करता है, तो उसके कहा गया है कि उसको बुढ़ापा ही नहीं आता और वो कई वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये रसायन का सेवन है। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है योग, जो कि हमारे आयुर्वेद का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके ज़रिए भी आप जो है अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जी, इसमें बहुत अच्छा। जो है आप जी। जी, अब बहुत मैं एक अच्छा चीज़ आपने और बताना बताया। चाहती हूँ उसमें जी, जी। जी, बोलिए। हाँ, मैं एक ये कहना चाहती थी कि आयुर्वेद में मतलब आप जो आगे का आप मुझसे पूछे उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में कुछ पॉइंट्स में मैं बताना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी को कैसे जो है आप मतलब पा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन जो हमारा उपस्तंभ कहा गया है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जैसे मिताली दीदी ने बताएँगी आहार वगैरह के बारे में, तो आहार को ही औषध भी कहा गया है। अगर आप सही मायने में अच्छे से खाना-पीना खा रहे हैं, अच्छे से आहार ले रहे हैं, तो वो आपका एक औषधि का काम करेगा, दवाई का काम करेगा। दूसरा है निद्रा, जो कि आपकी अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ये 3 चीज़ उपस्तंभ कही गई है ना? और उसके बाद आपका जो है इसके अलावा दूसरा जो है सद्वृत्त का पालन, जिसको अपन बोलते हैं कंडक्ट टू हेल्दी लाइफ, जो रूल्स ऑफ कंडक्ट टू हेल्दी लाइफ है, उसको आप बोल सकते हैं। जिसमें आपका दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या आ जाता है। ये एक बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है आयुर्वेद में और इतना बेहतरीन और इतना सुंदर दिया गया है, अगर कोई इसको जानेगा तो इसमें मतलब आयुर्वेद में ये बताया गया है कि सिर्फ़ आपका विकार के लिए या आपके रोगियों के लिए नहीं है, इसमें पूरे जीवन को कैसे जिया जा सकता है, एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुराने हमारे आचार्यों ने चरक वगैरह ने इसमें आप चरक संहिता वगैरह में देख सकते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो इसके बारे में तो कभी हम और चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ है। और तीसरा है इसमें रसायन और वाजीकरण, तो जो आज हम बात करेंगे वो है रसायन की। और चौथा है एक शोधन क्रिया होती है हमारे में, तो समय-समय पे अपने बॉडी से शोधन जो आयुर्वेद में जो है दोष और इसके कहा गया है कि जो दोष होते हैं वही उन्हीं की साम्य अवस्था या उन्हीं की अगर विकृत अवस्था होती है तो बीमारी होती है हमको। तो दोषों का जो है शरीर से उनको बाहर निकालना और शोधन करना बॉडी का, मतलब आपको डिटॉक्सिफिकेशन आप बोल सकते हैं बॉडी का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो समय-समय पर जिसमें पंचकर्म आप लोग ने सुना होगा, पंचकर्म के ज़रिए हम अपने बॉडी को शोधन कर सकते हैं। और जी, जो बहुत। लास्ट है बट नॉट लीस्ट वो है आपका डाइजेस्टिव पावर। तो वो अब हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपका पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, वो पेट से संबंधित ही रहती हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव पावर डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, तो आप रोगों से ग्रसित रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ें हैं जिन पे आप काम करके अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, जी। बहुत अच्छा आपने बताया कि इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है और ये जी। एक्चुअली एक प्रोसेस नहीं है, एक पूरा लाइफ सिस्टम है जो आयुर्वेद जी हाँ। आपको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि बाकी हेल्थ केयर सिस्टम्स में इस पे बल नहीं दिया गया है, इम्यूनिटी पे बल नहीं दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद मेंटल और फिजिकल ये जी दोनों हाँ। इम्यूनिटी पे बल देता है और आपको एक स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है और आपको एक आपके परिवार को भी स्वस्थ रखता है। डॉक्टर जी। श्रुति, हम आज स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब कोविड पैंडेमिक का समय है और कई लोग घर से काम कर रहे हैं उसमें, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल हैं वो कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं।
जी और वो स्ट्रेस होने के कारण बहुत सारे हैं। ऑफिस का स्ट्रेस तो होता ही है, और घर में चूंकि आप बंद हैं और बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, और घर के सदस्य भी उस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में कोई ऐसे खास मेडिसिन हो जो आप बता सकें? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और बिल्कुल स्वाभाविक है कि घर पे रहने से और दिन भर आपका मोबाइल और लैपटॉप में काम करने से आपका जो है आपको स्ट्रेस होना, एंग्जायटी होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। रात में नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें जो है स्वाभाविक है। तो इसमें ये है कि इसमें भी मैं यही कहूँगी कि अपना रूटीन तो आपको अच्छा रखना ही है। आप सुबह उठें और ज़रूर आप योगा करें और मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेट करने से क्या होता है और योगा करने से आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है और आपका जो है मेंटल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा होता है, मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत होता है। और फिर प्रॉपर डाइट का तो आपका रोल मैंने आपको बताया ही, और अपनी कोई हॉबीज डेवलप करें जिसमें गार्डनिंग वगैरह हो सकती है इस टाइप से। और म्यूजिक भी एक बहुत अच्छी चीज है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक सुने। अच्छी म्यूजिक सुनने से भी बहुत स्ट्रेस में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और आप अपने बच्चों के साथ कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, अच्छा खाना पीना खाएं और एक अच्छी नींद लें। ये सारी चीजें तो है ही। उसके अलावा जो दवाइयां आप पूछ रहे हैं, तो आयुर्वेद में अश्वगंधा करके होती है, अश्वगंधा चूर्ण या अश्वगंधा रिष्ट। आजकल मार्केट में अश्वगंधा कैप्सूल करके भी इंट्रोड्यूस हुआ है। काफी सारी कंपनीज जो हैं कई कई फॉर्म्स में लाती है। तो इसका जो प्रयोग है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी, अश्वगंधा चूर्ण अगर आप ले रहे हैं तो इसको आप 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, दूध के साथ लीजिए सुबह शाम। कैप्सूल ले रहे हैं तो आप एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। और अश्वगंधा अरिष्ट है क्योंकि, तो इसमें आपको पानी मिला के लेना रहता है। जितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, जैसे दवाई ले रहे हो, उतना ही आप बराबर मात्रा में पानी मिलाएं और खाना खाने के बाद सुबह शाम इसको लें। उसी प्रकार से दूसरा जो है सारस्वता चूर्ण है और सारस्वता अरिष्ट है। इसका भी उतना ही आपके में रोल है जैसा कि अश्वगंधा है। और तीसरा जैसे है ब्राह्मी बटी। ब्राह्मी जो है ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो ब्राह्मी बटी का भी आप सुबह शाम एक एक टैबलेट सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर नींद नहीं आ रही है, नींद की समस्या है या आपका बीपी वगैरह बढ़ जा रहा है, तो आप सर्वगंधा घनवटी जो है उसका ले सकते हैं रात में। उसको लेने से आपको नींद अच्छी आएगी और आपका स्ट्रेस रिलीव होगा अगर नींद प्रॉपर होगी तो। और उसके अलावा कुछ एकल द्रव्य भी हैं, जैसे कि ज्योतिषमती है, मंडूक पर्णी है, नागरमुथा वगैरह है। ऐसे कई सारी दवाइयां हैं। और मैं आपको एक चीज ये बताना ही चाहूंगी कि आयुर्वेद में ऐसा है कि बहुत सारी दवाइयां हैं, पर मैं यहाँ बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, नहीं तो हमारे व्यूअर्स जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर यही दवाइयां सब में काम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रोगों का होता है वो दोष के हिसाब से हम जो है निर्धारण करते हैं। तो उसी के आधार पे हमारे दवाइयां भी हम देते हैं। तो मैं जितनी भी अभी आगे भी जो चर्चा करूंगी, तो उसमें मेरे अपने व्यूअर्स से यही रहेगा कि आप किसी भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही ये मेडिसिन को लेंगे। स्टिल मैं आप लोगों को एक जानकारी जो है वो दूंगी, तो जिससे जी आपको लाभ मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। आपने एकल द्रव्य के बारे में अभी चर्चा की, तो वो एकल द्रव्य जी। क्या होते हैं? एकल द्रव्य जैसे कि आपका जैसे अश्वगंधा रिष्ट है या सारस्वत रिष्ट है, तो इसमें इसके अश्वगंधा या सारस्वत के अलावा और भी कुछ बहुत सारी द्रव्य मिलके वो उस दवाई को बनाया जाता है। ये शास्त्रोक्त दवाइयां हैं। पर एकल जी द्रव्य जैसे कि आप अपने घर पे भी आप उसको कर सकते हैं। जैसे तुलसी है, अकेले तुलसी है, तो वो आपका एकल द्रव्य कहलाएगा। अगर जैसे गिलोय के बारे में अभी बातचीत होती है, हो रही है इस समय, कोरोना के पेंडेमिक के समय, तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, है ना। ऐसे ही वासा होता है और अदरक है। जो भी मतलब एकल द्रव्य मतलब अकेले जो काम करेंगे, जैसे जी, अभी बिल्कुल। लहसुन का भी सेवन करने बोलते हैं, ये एकल द्रव्य है जिनका आप सेवन कर सकते हैं। जी तो इनको बोला जाता है एकल द्रव्य भी। जी, बहुत अच्छा। डॉक्टर श्रुति, जब हम बात कर रहे हैं, घर में लोग काम कर रहे हैं, तो बच्चे भी आजकल घर पर ही हैं क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, और जी घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक तो ऑनलाइन ज्यादा देर तक उनको बैठना पड़ रहा है, उसका स्ट्रेस तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ चूंकि फिजिकल मूवमेंट उनका भी बिल्कुल नहीं है, बाहर दोस्तों के साथ खेलना जी जी वगैरह सारा बिल्कुल। बंद है अभी। तो जी उस केस में जैसे बहुत देर तक वो कंप्यूटर पे ही बैठे रहते, तो उससे भी उनको स्ट्रेस भी हो रहा है, और एक मेंटल फटीग जिसको कहते हैं वो सेट इन कर रहा है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आयुर्वेद में कैसे मेडिसिन के बारे में चर्चा है?
जी हाँ, उसके बारे में बताऊंगी, बट मेरा कहना है कि बच्चों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डाइट की ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल जो आपने देखा है कि बच्चे जो है बाहर का खाना चाहते हैं, खैर बाहर का तो अभी नहीं खा पा रहे, पर स्टिल जो पिज्जा, बर्गर और बिस्किट्स और कुरकुरे वगैरह ये सब जो खाते हैं, इससे क्या होता है कि उनकी भूख खत्म हो जाती है और उनको प्रॉपर कैलोरीज तो मिलती हैं, बट जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं इन चीजों में बिल्कुल निल रहती है। तो हमको ये चाहिए कि जो मदर्स होती हैं वो प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें हर दो घंटे में, और घर के बनी हुई चीज जो भी उनको पसंद हो उसको बहुत उनके इंटरेस्टिंग वे में कुक करके उनको खिलाएं, जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहे खाने पीने में और उनको प्रॉपर डाइट मिलती रहे। अगर उनको प्रॉपर डाइट मिलती रहेगी तो ये चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस ये सब उनके में होगा ही नहीं। उसके अलावा अगर आप जैसे दवाइयों की बात करेंगे तो आपके इसमें हमारे जो है अरविंदासव करके एक होता है, सिरप होता है, तो ये जो है बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक टॉनिक जैसा है, जिसको कि ये ले सकते हैं हमेशा। इससे उनके सारे अलाइनमेंट सही रहते हैं, चाहे पेट से संबंधित हो चाहे और भी कुछ हो, उनको भूख भी लगेगी और सारा चीज उनका अच्छा रहेगा। तो इसमें भी उनको 10 ml की मात्रा में बराबर पानी मिलाकर उनको सुबह शाम खाना खाने के बाद दीजिए। दूसरा उसमें है बाल चतुर्भद्र। ये जो बाल चतुर्भद्र चूर्ण करके आता है, ये जो है छोटे बच्चों के लिए रहता है और थोड़े बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, बट ये एक ऐसी दवाई है जो कि बच्चों के लिए अमृत जैसी है। इसमें मतलब चाहे सर्दी खांसी हो हल्की फुल्की या कुछ लूज मोशन हो, कुछ भी हो, तो इस दवाई को देने से उनमें सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसको भी शहद के साथ दिया जाता है सुबह शाम। और सेप्टेलिन करके एक हिमालय कंपनी है, उसके सेप्टेलिन करके आता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है, ड्रॉप्स में भी आता है। इसको हर कोई ले सकता है और ये भी बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसको भी बीच बीच में आप बच्चों को दे सकते हैं जिनको इस टाइप की समस्या है, तो उनसे उनका इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंदासव, सेप्टेलिन और बाल चतुर्भद्र आपने जी कहा, लेकिन बच्चों में एक टेंडेंसी होती है कि जैसा आपने कहा कि उनके खाने पीने को लेकर के कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, या मैं ये जी नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी। तो उसके लिए आयुर्वेद में कोई उपाय है क्या? नहीं, मेरा यही कहना है कि आप ये चीज ध्यान रखिए उनको कि देखिए जनरली बच्चों में क्या होता है कि एनेमिक भी हो जाते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उनका खान पान ठीक नहीं रहता और पेट में इनको कृमि की समस्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों को, क्योंकि ये गंदे संदे हाथ से खाना पीना खा लेते हैं। तो ये सारी चीज तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना ही है। बाकी जैसे अगर एनीमिक हो गए तो आप इनको कोशिश किया कीजिए कि हेल्दी में जैसे गुड़ चना खिलाइए आप इनको। गुड़ ऐसी चीज है, शक्कर जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है, बट गुड़ हर किसी को सेवन करना चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद हर किसी को क्रेविंग होती है कि कुछ स्वीट खाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए। उससे क्या होगा, उनका डाइजेशन भी बहुत प्रॉपर रहेगा और उसमें आयरन की भी रहता है, तो गुड़ बहुत फेवरेबल है। चना जो है ये भी बहुत हेल्दी डाइट है। इस टाइप से सूजी की बनी हुई चीज है या जो भी चीज है आपके, वो आप डाइट में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में आहार जो है उसको औषध से कम नहीं कहा गया है। अगर सही आहार है, क्योंकि दवाइयों पे डिपेंडेंसी मैं नहीं मानती कि सही है कि हमेशा दवाइयां खिलाते रहना चाहिए। और बाकी अगर बच्चे खेलते कूदते रहे अच्छे से, उनके एक्टिवनेस रहे, उनको आप कई कामों में लगा के रख सकते हैं। अभी लॉकडाउन में घर के छोटे मोटे काम कराइए जिससे उनका फिजिकल वर्कआउट हो। थोड़ा सा उनको भी योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह कराइए और रिक्रिएट कीजिए उनको, उनके साथ गेम्स खेलिए। इस प्रकार से आप उनको डील कर सकते हैं जी, लॉकडाउन बिल्कुल, पीरियड में। जी बिल्कुल सही। तो हमने बात की बच्चों की, तो बच्चों की मदर्स को तो हम भूल नहीं सकते। तो जी जी आजकल मदर्स के ऊपर तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि घर के जी सारे बिल्कुल। सदस्य घर पर ही हैं और जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मदर्स के ऊपर। और वैसे भी भारत में जो विमेन हैं, जो उनमें एक तरीके से आयरन की कमी होती है। 60% ऑफ विमेन ऐसी हैं जो आयरन की कमी होती है और जी एनेमिक भी होती हैं। तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं आयुर्वेद में? जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस हमेशा से ही और इस पैंडेमिक में तो कुछ ज़्यादा ही जो हमारे यहाँ के वुमेन्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ गया है। और उसका भी मुख्य कारण यही है कि वे अपने पे ख़्याल नहीं करती हैं, अपने पे ध्यान नहीं देती हैं, पूरा समय वो अपने परिवार और बच्चों पे ही लगी रहती है और इस वज़ह से वो अपने खाने-पीने का जो समय है, ये सब पे किसी पे भी वो ध्यान नहीं दे पाती है। तो मैं इनको भी बोलूँगी कि एक अपना अच्छा एक रूटीन डेवलप करें, सुबह योगा करें, मेडिटेट करें, समय-समय से खाएँ-पिएँ और हेल्दी डाइट लें, जिससे कि इनको जो है प्रॉब्लम ना हो।
और दूसरा है कि अपने घर में अपने हस्बैंड्स, अपने बच्चों से भी कुछ काम कराएं, जिससे इनके ऊपर भी वर्क प्रेशर जो है वो कम हो सके। अब मैं कहूंगी कि देखा जाएगा कि जो महिलाएं हैं उनमें 2 प्रकार की समस्या बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने में, इंडिया में खासकर देखने के लिए आई है। वो है एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी बहुत रहती है, और दूसरा ये है आपका एनीमिया की प्रॉब्लम। तो जो इसके बारे में ही मैं आपसे बात करूंगी। तो जो विटामिन डी है आजकल बहुत कॉमन, आप देखेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इसको जैसे आप लोगों को शायद मालूम होगा कि ये जो है अपने जो है बॉडी में ही ये डेवलप होता है। इसको आप किसी बाहर की चीज से इसको नहीं ले सकते हैं, मतलब किसी फूड प्रोडक्ट में नहीं रहता है, ये सनलाइट के जरिए आपके स्किन में जनरेट होता है। तो ये डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है कि उनको थकान लगती है, बहुत ज्यादा हाथ पांव में दर्द रहता है, और जिस वजह से वो स्ट्रेस्ड में रहती हैं। और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो जनरली मेनोपॉजल स्टेज में बहुत ज्यादा आती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर बच्चों को दूध वगैरह पिलाती है तो भी उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है। और आफ्टर मेनोपॉज भी जो है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आ जाती है, और उसकी वजह से भी हाथ पांव में दर्द, कमर दर्द और ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इनको कि ये जो हमारे आयुर्वेद में है, जैसे एक शतावरी चूर्ण करके आता है, ये बहुत ही अच्छी एक महिलाओं के लिए है। तो इसको ये सुबह शाम 5-5 ग्राम दूध के साथ ले सकते हैं ये। और दूसरा हमारे में कैल्शियम के लिए कुछ नेचुरल कैल्शियम है, उनके लिए आप ले सकते हैं, जैसे प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति है, शंख भस्म है। ये सारे जो है नेचुरल आपके कैल्शियम के वो हैं। तो इनको वो ले सकती हैं, इनको लेना चाहिए। और अपना भूख बढ़ाने के लिए द्राक्षासव वगैरह ले सकती हैं, ये सारी चीजें ले सकती हैं। और अभी जैसे अभी पेंडेमिक काल में बात हो रही है, कैल्शियम का जो मेन जो सोर्स होता है वो एक्चुअली में दूध होता है। तो महिलाओं को भी दूध हमेशा लेना चाहिए, चाहे छोटी हो या यंग हो या एजेड हो, सबको दूध का सेवन करना चाहिए। और अभी कोरोना काल में तो आपका ये हल्दी के दूध का आ रहा है कि हल्दी दूध सेवन करना चाहिए, तो ये बराबर वो हमेशा लेते रहें। तो इससे क्या होगा कि उनकी हड्डियों की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा आपका, मैंने बताया कि एक मुख्य समस्या है एनीमिया, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और उसकी वजह जो है, अगर छोटी बच्चियों में आप देखेंगे तो उसका कारण है कृमि हो सकता है। दूसरा आजकल एक सिकलिंग करके डिजीज है, वो भी बहुत कॉमन होते जा रही है, जिसमें कि एनीमिया बहुत ज्यादा लोगों को मतलब रहता है। वो तो सभी को रहता है, बट लड़कियों और महिलाओं में ये एक कारण हो सकता है, मुख्य कारण। दूसरा जो है कि जो पीरियड्स रहते हैं, या जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, जो हर महीने जो इन लोग का मासिक स्राव होता है, जिसमें ब्लड लॉस होता है बॉडी से, तो उसमें कई महिलाओं को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस वजह से भी उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी समस्या रहती है, और आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो हमको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि एक तो डाइट के जरिए इनको हम दें, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मुनगा वगैरह है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन रहता है। और जितने लाल फल होते हैं उनमें आयरन रहता है, अंजीर है, ये सारी चीजें तो आप नेचुरल तरीके से खिलाएं। साथ में अगर आप नेचुरल कुछ मेडिसिन की बात करेंगे तो प्रद्रांतक लौह बोल सकते हैं, या पुनर्नवा मंडूर है हमारे आयुर्वेद में, ये और धात्री लौह वगैरह, ये सारी चीजें जो है हम नेचुरल आयरन के उसमें इन महिलाओं को हम दे सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जब कोरोना का जब पीरियड चल रहा है, तो एक समस्या और भी आ रही है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है। तो जी वो अभी उस तरह से अपने डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं, और उनको उनको भी घर में ही रहना पड़ रहा है। तो वो मेडिकल सपोर्ट लेने के लिए, तो उसके उनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आयुर्वेद में कुछ विशेष दवाई हैं? जी, गर्भवती महिलाओं के लिए तो हम लोग यही बोलेंगे कि ज्यादा मेडिसिन तो मैं नहीं बोलूंगी कि लेना चाहिए सारी, क्योंकि इस पीरियड में दवाइयां हानिकारक हो सकती हैं। तो हमारे आयुर्वेद में गर्भवती स्त्रियों के लिए एक पूरा 9 महीने के लिए एक आहार का बहुत अच्छा क्रम बताया गया है। उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट कभी अगर इस बारे में चर्चा होगी तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हर महीने में क्या खाना चाहिए उसको, और क्या जिससे कि उसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, उसके अंदर पलने वाले बच्चे की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, और उनका मतलब कोई उनको बीमारी ना हो। ये बहुत ही अच्छा मास अनुमासिक क्रम बोलते हैं, वो है 9 महीने का।
वो पूरा एक दवाई जैसा ही काम करता है। और आपका तो ये तो एक चीज है ही, लेकिन इस समय पे अगर कुछ है तो एक दवाई मैं आपको बताऊंगी, जैसे गर्भपाल रस है वो लिया जा सकता है। आपको मैंने शतावरी चूर्ण बताया जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको प्रेगनेंसी पीरियड में ले सकते हैं। और कैल्शियम की कमी, जो क्योंकि इस समय हम जो महिलाओं को आयरन और कैल्शियम के सब्स्टिट्यूट्स देते हैं, तो उसमें उसी प्रकार से हम धात्री लौह वगैरह दे सकते हैं आयरन सब्स्टिट्यूट के रूप में। और कैल्शियम के उसमें हम नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स के रूप में आप यही जिस मैंने आपको बताया, मुक्ता शुक्ति है, प्रवाल पिष्टी वगैरह है, ये सारी चीजें हम जो है उनको दे सकते हैं। जी। तो आपने कहा कि मुक्ता शुक्ति और शतावरी और गर्भपाल रस, लेकिन ज्यादा जोर होना चाहिए कि आप न्यूट्रिशन के जरिए, आप अपने फूड के न्यूट्रिशन के जरिए। जरिए, और हाँ, और योगा भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का योगा जी किसी ट्रेंड प्रैक्टिशनर्स के जरिए आप, कि क्या प्रेगनेंसी में कौन सा योगा आपके लिए अच्छा है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, और ये सारी चीजें अपने आप को रखें तो जी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी। बहुत अच्छा आपने बताया। और हमने बात की महिलाओं की, लेकिन भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तो जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स को तो अभी कोरोना काल में वैसे भी बहुत ज्यादा वो रिस्क घर में से है तो वो जी। निकलना चाहिए, और बहुत ज्यादा उनको परेशानी हो रही है। वो ज्यादा ससेप्टेबल हैं इस तरह के वायरस अटैक के लिए। तो उनके लिए कुछ इम्यूनिटी कैसे उनकी बूस्ट हो, उसके लिए कुछ अगर आप उपाय बता सकें। जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स में भी मेन जो है, अगर आप अपना शुगर को कंट्रोल करें, तो उसके लिए है आप जितना स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करके रखेंगे, वो आपके लिए बेस्ट है, और आपको किसी भी मेडिसिन पे डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे रहें, और सभी डायबिटिक पेशेंट्स को पता रहता है उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बाकी अगर मेडिसिन की बात करेंगे तो उसमें आपका जो है वसंत कुसुमाकर रस करके आता है, ये आप ले सकते हैं सुबह शाम। और इसमें चंद्रप्रभा वटी है, इससे भी ताकत आती है। और एक काढ़ा होता है जिसको बोलते हैं फलत्रिक आदि काढ़ा, उसका भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। और कुछ कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां भी इन्होंने निकाला है, जैसे हिमालय का डायबिकॉन है, और पतंजलि का मधु नाशिनी टैबलेट्स करके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कड़वी चीजें हैं उसका ज्यादा सेवन करना रहता है, जैसे करेला है, जामुन है, ये सारी चीजों का। तो ये सारी चीज, और एक शिलाजीत करके आता है, उसको भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आंवला है, और ये जो चीजें हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगी इस समय, और आपके शुगर को भी कंट्रोल करके रखेंगी, और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करेंगी। तो मैं जी कहूंगी उनको कि पर किसी प्रैक्टिशनर के उससे ही ये सारी दवाइयों को लेंगे, अपने मन से नहीं कोई भी चीजें लेना है। जी बिल्कुल। एल्डरली जो हैं घर में, जो वृद्ध जन हैं, उनको जी अक्सर इस माहौल में, चूंकि अब सुबह शाम टहलना वगैरह सारा बंद है अभी, तो उनको जी घर में रहना पड़ रहा है। और उनकी वजह से भी कई बार वैसे भी अक्सर गैस की शिकायत हो जाती है, या कई बार उनको एक भूलने की टेंडेंसी हो जाती है। एज के साथ साथ जो जी इम्यूनिटी हाँ, में कमी तो आती ही है, और उसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह के परेशानियां आती हैं। तो आयुर्वेद, जो हमारे एल्डरली लोग हैं, उनके जी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद में किस तरह के उपाय हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी की बूस्ट अप करने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई द्रव्य है तो वो है अश्वगंधा, जिसका सेवन वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे चूर्ण हो, चाहे आसा वरिष्ठ हो उसका, या फिर कैप्सूल फॉर्म में हो। वो जो है एक आपका मेंटल और आपका पूरा फिजिकल सारे वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छी है। इसके लिए हिमालय की एक जेरिफोर्ट करके टैबलेट आती है, उसको भी ये ले सकते हैं। अश्वगंधा कैप्सूल है, उसको भी ले सकते हैं। और हम जैसे देखे हैं कि हमारे बुजुर्ग लोगों को जनरली एज के साथ ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो इस उसमें आप जो है अर्जुन करके आता है, अर्जुन चूर्ण जो है, या अर्जुना रिष्ट है, ये दोनों चीजें अर्जुन से बनी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है हमारे बुजुर्गों के लिए। और ये इसको बोल सकते हैं कि हार्ट का टॉनिक है ये। अगर इसका सेवन वो करते हैं बराबर से, तो उनको ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। और इनके साथ आप जैसे च्यवनप्राश वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रसायन है। तो और त्रिफला चूर्ण, जैसे आपने कहा कि बैठे-बैठे इनको पेट की समस्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस वगैरह, तो त्रिफला चूर्ण जो है एक रसायन का भी काम करता है, तो उसको भी ये बराबर ले सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी दवाइयाँ हैं जो ये ले सकते हैं। और अगर जैसे हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, दर्द वगैरह रहता है, तो काफ़ी सारे तेल भी आते हैं हमारे आयुर्वेद में।
महानारायण तेल है, विषगर्भ तेल वगैरह है, इसका आप वो लोकली मालिश वगैरह करवा के इससे कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं अपना। ये सारी चीजें वो करके अपने आप जी को हेल्दी रख सकते हैं। जी, और जी है प्रॉपर डाइट तो उनको लेना ही है। जी बिल्कुल। मिताली जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बातें हुई कि आयुर्वेद में स्पेसिफिक कई सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर श्रुति भी कह रही हैं कि जो ऋतु के अनुसार, जो सीजन के अनुसार हमें बार बार डाइट जो है वो डाइट कंट्रोल के थ्रू ज्यादा हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और दवाइयों पे डिपेंडेंस कम करना चाहिए। तो एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह के, अभी जैसे मानसून सीजन चल रहा है और अभी वायरस अटैक वैसे भी बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा बॉडी पे, तो आप जी। किस तरह के डाइट को आप सलाह देंगे कि लोगों को लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, मैंने अभी जैसे श्रुति जी ने बताया, हम लोग भी न्यूट्रिशन में यही कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू केयर फॉर योर डाइट। अपनी डाइट के थ्रू ही अपने आप को आप पहले इम्यून करने की कोशिश करिए, इम्यूनिटी डेवलप करें, अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाएँ एंड उसके बाद इफ रिक्वायर्ड तब फिर आप मेडिकल सपोर्ट अपना लें। इट शुड बी द सेकंड ऑप्शन। पहले तो आप नेचुरली अपने आप को, बिल्कुल वही बातें इन्होंने बताई जो कि आयुर्वेद में भी मुझे जानकारी मिल रही है इनके, तो सेम चीज ही हम लोग भी कहते हैं। तो अभी मौसम के हिसाब से जो देखा जाए तो इस समय क्योंकि बारिश का मौसम है तो वैसे ही बहुत सारे वायरसेस एनवायरनमेंट में रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां पनप के आती हैं। तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम किन सब चीज़ों का जो भी हम खाने-पीने में अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ों का सबसे पहले चॉइस कर रहे हैं। हम पहले शुरुआत करते हैं वेजिटेबल्स पे से। तो वेजिटेबल्स में इस समय बरसात के समय जो हम हमेशा वैसे तो कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ, बट इस समय हम अवॉइड करने के लिए सलाह देंगे क्योंकि इस समय बहुत सारे उसमें जर्म्स होते हैं या उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कीड़े इस तरह के होते हैं जो उसमें स्टिक करके उसी में अपना घर बनाते हैं, तो हमको उनसे अभी अवॉइड करना चाहिए। इसके जगह पे हम अभी उन सब सब्जियों पे ज़्यादा इस्तेमाल करें जैसे कि कद्दू हो गया या करेला हुआ या इस तरह की जो चीज़ें हैं हमें मिलती हैं, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, इस तरह की चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान दें। और फलों में हम सीज़नल फ्रूट्स का हम सेवन ज़्यादा करें, जैसे कि आम हो गया, इस समय मिलता है, अवेलेबल है, बनाना है, एप्पल है और अनार है। लेकिन इस जो हम सलाह देते हैं वो ये कि आप वाटर बेस्ड जितने फ्रूट्स हैं ऐसे मानसून के सीजन में उन्हें अवॉइड करें और जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको इस समय थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, तो इस समय भी काफ़ी मिलता रहता है, तो उस समय धीरे-धीरे हमें इन्हें अवॉइड करना शुरू करना चाहिए। और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, फल होते हैं जो कि सीज़नल नहीं है और इस समय मिलता है आजकल मार्केट में 12 महीने हर तरह के चीज़ें मिलती हैं। तो हमें जो अनसीज़नल है उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात है कि ह जिन लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, शौकीन होते हैं नॉन-वेज खाने के और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है एनिमल प्रोटीन। तो फिशेज़ जो हैं हम वैसे कहते हैं कि वो रिच इन ओमेगा 3 और ये सब उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू है। पर इस सीज़न में उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो हमारा सजेशन ये होगा कि इस सीज़न में वो अवॉइड करें, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज़ वेल और ये उनका भी ब्रीडिंग सीज़न होता है, तो वी शुड अवॉइड इट। और दूसरी चीज़ें इस हाँ, एग इट्स लोडेड विद न्यूट्रिशन। जिन लोग ज़्यादा शौकीन हैं नॉन-वेज के, वो एग खा सकते हैं। इस समय एग आप 12 महीने खाइए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इस तरह की चीज़ों पे आप ध्यान दें और अदरवाइज़ जो इम्यूनिटी या बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हमें ज़रूरत है वो है हमें प्रोटीन बेस्ड डाइट होना चाहिए, हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए काफ़ी अमाउंट में रिकमेंडेड जो डेली होते हैं हमारे उसके हिसाब से हमारे होने चाहिए, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स हरी सब्जियां या बेरीज तरह की चीजें फ्रूट्स में लें जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और ओमेगा 3 काफी फायदेमंद है जो कि हम डेली डाइट में वैसे भी रिकमेंड करते हैं, जैसे वॉलनट हुआ, फ्लैक्स सीड्स हुआ, इसमें ओमेगा 3 जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, तो उनका जी जो हम रेगुलर अदरवाइज भी हम जो रिकमेंड करते हैं उनको तो वो शामिल करें ही।
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हमें आयरन पे, कैल्शियम पे, जैसे अभी श्रुति जी ने भी बताया था, दूध का सेवन बहुत अच्छी बात है और वही हम भी रिकमेंड करते हैं। एंड आयरन में चना एंड गुड़, आप दलिया भी ले सकते हैं, बहुत है हेल्दी है वो चीजें, आप दलिया बना के खा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए हम इस तरह की चीजों को हम यूज कर सकते हैं और अवॉइड करके चले सीजन के हिसाब से भी। और हम इस पैंडेमिक को भी देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर अभी इस समय हमारे दिमाग में पैंडेमिक की बात है हमेशा और उसकी बातें करनी चाहिए, तो हमें टिन्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा जो ला के हम स्टोर कर लेते हैं घर में, और उससे उसके बजाय हम फ्रेश फूड का ही इस्तेमाल करें, फ्रेशली कुक। और एक चीज और भी ध्यान देना चाहिए कि हम बाहर से कटे हुए सब्जियां और फल तो ना ही खरीदे, और अगर हम घर पे भी काट के रख रहे हैं कोई चीज, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इतना ही लें कि जो हम कंज्यूम कर ले, पूरा काट के ना रखें काफी देर तक, क्योंकि उसमें इस सीजन में जर्म्स और वायरसेस के पनपने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। और क्योंकि ऑलरेडी इस सीजन में एनवायरनमेंट में वायरस होता है, एंड जी उसको बिल्कुल। हम डिपेंड करता है कि हम कितना हम अवॉइड करके अपने बॉडी से, अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप करके और बॉडी में एंटर करने से बचा के रख के सके। तो हमें उन जी सारे उपायों का करना चाहिए। और प्लस हम जब खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली बच्चों के लिए हम खाने पीने से पहले वो अपने हाथ को जरूर साफ रखें, ताकि वो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो अपने मुंह से एंटर करके बॉडी में ना पहुंच सके। तो इन जी सब बिल्कुल। चीजों का हमें बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली इस सीजन के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो हुई जो ऋतु के अनुसार खाने पीने की बातें, और खाने पीने की बात। खाने पीने के बाद आप उससे इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं और कई चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे मिताली जी ने बताया। हाइजीन जी का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन जो आयुर्वेद सिस्टम में, जो हेल्थ केयर जी सिस्टम है, उसमें ऋतु के अनुसार किस तरह के उपचार बताए गए हैं? जी, मिताली दी ने बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में। आयुर्वेद में भी इस बारे में बहुत अच्छे से कहा गया है कि जो आहार में जो पथ्य-अपथ्य होता है कि किस सीज़न में, जो मैंने आपको ऋतुचर्या बताया था, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई है कि किस ऋतु में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या आपके लिए पथ्य है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। ये सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। पर अभी जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है और जो अपना कोरोना का ये पैंडेमिक चल रहा है, इसके चलते मैं आपको बोलूँगी कि सबसे इसमें अहम चीज़ है कि आप ठंडी चीज़ें को अवॉइड करिए और जो बासी चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए। दूध द ये जैसे दही है, खट्टा दही है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जिससे आपको सर्दी-खाँसी पकड़ सकती है, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके लिए आप दूसरा ठंडा पानी बिल्कुल मत सेवन करिए, उसके जगह आप हमेशा गर्म पानी का सेवन करिए। आप सुबह-शाम हल्का गुनगुना पानी की सेवन करते रहिए, जिससे कि आपको मतलब इस टाइप से कुछ चीज़ें करनी है जिससे आप हमेशा कोशिश करें कि सर्दी-खाँसी ना पकड़े। क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है कि ये बहुत आम समस्या है, मौसम बदलता है और तो आप उस समय ये चीज़ें नहीं डायग्नोज़ कर पाएँगे कि ये नॉर्मल फ्लू है आपको या सर्दी-खाँसी है या फिर आपको कोरोना हो गया है। तो उसके लिए आप गर्म पानी का सेवन करिए। दूसरा कि मैंने आपको बताया गोल्डन मिल्क की जिसकी बात हुई है कि हल्दी वाले दूध का आप सेवन करिए, क्योंकि हल्दी जो है अपने आप में बहुत ही अच्छी औषधि है। एक एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है। तो इसका आप दूध में मिला के इसको गोल्डन मिल्क बना के आप सुबह-शाम खुद भी सेवन करिए और अपने परिवार को भी सबको इसको पिलाइए। तीसरा कुछ काढ़ों की मैं बात करूँगी, जो कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रेफ़र कर रहे हैं। उसमें से एक है हमारा त्रिकटु। त्रिकटु काढ़े के हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं अपनी त्रिकटु में, सौंठ होता है, मरीच होता है और पिपली, इन 3 चीज़ों के योग से ये चीज़ बनती है। और इसमें ये तीनों जो है इक्वल क्वांटिटी में रहता है आपका, तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है ये, तो आप मेडिकल स्टोर से भी लाके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं या फिर आप इसका काढ़ा बना सकते हैं।
तो इसको अगर आपको काढ़ा बनाना है तो आप अगर 1 लीटर पानी के लिए बना रहे हैं तो इसमें 1 चम्मच करीबन ये पड़ेगा और उसको तब तक उबालते रहिए जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। और उसके बाद उसको आप 10 से 20 ml की मात्रा में आपको सुबह-शाम इसको पीना है। उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हैं और गुड़ वगैरह डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो एक ये त्रिकटु का काढ़ा है, एक और दूसरा काढ़ा है जो कि आप अपने घर में इज़िली बना सकते हैं। उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। उसमें आप जैसे हर घर में तुलसी अवेलेबल होती है, तो तुलसी की पत्तियों को आप छाँव में सुखा लीजिए, उसको चूर्ण कर लीजिए। तो उसको कम से कम 40 ग्राम ले लीजिए आप, ठीक है? उसके बाद आप दालचीनी भी होता है, वो भी गरम मसालों में रहता है, तो दालचीनी को आप 30 ग्राम ले लीजिए, उसको भी चूर्ण कर लीजिए आप। और तीसरा आप इसमें सौंठ ले सकते हैं, उसको करीबन 20 ग्राम की मात्रा ले लीजिए और काली मिर्च ले लीजिए 10 ग्राम की मात्रा में। इन चारों चीज़ों को आप मिला के बढ़िया एक डब्बे में आप रख सकते हैं उसको और फिर आप इसका जो काढ़ा बना के जैसे कि काढ़ा बनाने का वही प्रोसीजर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेली का। इन चीज़ों को करने के बाद एक और है जो मैं बताऊँगी, एक है आयुष 64 करके आयुर्वेद में है, गवर्नमेंट के से की हुई है ये दवाई। ये बुखार और ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, तो अभी प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे इसको आप आयुष 64 को आप दिन में 1 बार लीजिए 7 दिनों के लिए। तो मतलब ये कोरोना के बचाव के लिए आपको नॉर्मल डेज में ये नहीं लेना है, लेकिन अभी आप ये चीज़ ले सकते हैं। उसके अलावा गिलोय, जो गिलोय मैंने आपको पहले भी बताया, गिलोय एक बहुत अच्छी दवाई है, तो इसका गिलोय घनवटी करके आता है। तो उसका आप सेवन सुबह-शाम करके कम से कम 14 से 15 दिन आप इसको सुबह-शाम ले सकते हैं। और त्रिकटु जो मैंने काढ़ा बताया, वो कम से कम आप 21 दिन तक उसको आप सेवन करिए। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे और एक होता है अणु तेल। अणु तेल का आपको नस से लेना है। नस से मतलब कि आप नाक में उसका 2-2 बूंद आपको सुबह-शाम थोड़ा उसको डालिए, तो उससे क्या होगा कि ये भी आपके जो है आपको किसी प्रकार के भी संक्रमण से बचाने के लिए अच्छा एक उपाय है। तो इन सारी चीज़ों को आप अगर आप करेंगे इस मौसम में, तो आप बहुत कुछ जो है कोरोना से आप रह सकते हैं, कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, अगर आपको कभी लगता है हल्की खराश हो गई है आपको या कुछ हो रहा है, तो आप घर में लौंग होता है, लौंग का चूर्ण बना के आप उसको शहद के साथ ले सकते हैं। या कभी आपको लगा कि आपकी नाक बंद हो रही है, तो आप भाप ले सकते हैं, जिसमें आप घर में पुदीन के पत्ते मिल जाते हैं, पुदीना के, अजवाइन होता है, तो आप इनका भाप का आप सेवन कर सकते हैं। और योग में मैं आपको बोलूँगी कि प्राणायाम जो होता है, योग तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आसन होते हैं, बट इस काल में आप प्राणायाम पे बहुत जोर दीजिए। और प्राणायाम इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये जो है आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और जो कोरोना पैंडेमिक में आप देख रहे हैं कि लंग्स को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है ये जो वायरस है। तो इसमें अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप जो है प्राणायाम का जो है वो विशेष उस पे जोर दीजिए। अगर आर्ट ऑफ लिविंग से कोई जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे सुदर्शन क्रिया करके होती है। एक वो बहुत ही अच्छा उपाय है वो सुदर्शन क्रिया, उससे भी आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ करके आप इस मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना से। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें योग के माध्यम से, भोजन के माध्यम से और कुछ काढ़ा आपने बताया। आयुष मंत्रालय जी, ने इस पे एक विशेष रूप से गाइडलाइंस जी, जारी किया है आयुष मंत्रालय ने और जी। उसमें बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है। देश के जी, उसमें कुछ जितने मसाले भी हैं क्योंकि हाँ, मसाले जी, वगैरह भी हैं जिनको मैं स्किप करके बताना कि घर में लहसुन है, आपका हल्दी तो अपन वैसे भी नॉर्मल खाने में भी अपन करते हैं, है ना? हींग है, अदरक है, ये सारी चीज़ें जो आपका मसाला है, वो भी आपके बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप घर में इज़िली आपको अवेलेबल हो और आप उसको इज़िली यूज़ कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है और जो लोग आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं, वो आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पे जाकर जी, उसको बिल्कुल। विस्तार से देख सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की और हमने ये जाना कि फूड के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले आप भोजन के ऊपर ध्यान दें, उसको संतुलित करें और जैसा मिताली जी ने बताया और डॉक्टर श्रुति ने बताया कि आहार के द्वारा आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को सबसे ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं और अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत है तो सप्लीमेंट के तौर पे आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं जो जनरल मेडिसिन अभी डॉक्टर श्रुति थवाइत ने बताई आपको। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, अभी हमने कुछ मेडिसिन की चर्चा की है आपको और
हम आगे भी इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे कि आयुर्वेद में वेज ऑफ लाइफ क्या है, किस तरीके से हम अपने दिनचर्या को हमें अपनाना चाहिए, जो एक हमें स्वस्थ और एक चुस्ती फुर्ती वाले से भरे लाइफ की ओर ले जाए। लेकिन आज की चर्चा में इतना ही। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। धन्यवाद।